This call is now being recorded. Okay. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me clearly? Okay. Okay. So this year also मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी. ओके. इस बार जो साइंस पढ़ाया हुआ है हम रिलेट करेंगे 8th स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ा था. ओके. सो आपने जो भी हमने सेकेंड टर्म में पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन आप समझ लीजिए 9th स्टैंडर्ड में है. सो आपका ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है. आई विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन. सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस स्टूडेंट्स? ओके. ओके. तो हमारा ये सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, वर्क एंड एनर्जी. ठीक है. हमने ये ऑलरेडी डिफरेंस देख चुके हैं. वर्क और एनर्जी में क्या फरक होता है, दोघांमध्ये काय अंतर असतो. ओके. कुठल्याही ऍक्टिव्हिटीला आपण काम केव्हा म्हणतो आणि ते काम करण्याकरता आपल्याला किती एनर्जी लागते. ओके. तर आपण हे ऑलरेडी पाहिलंय. जर का तुम्ही काहीही वस्तू उचलली, एका बाजूने उचलून दुसऱ्या बाजूला ठेवली किंवा टेबलावरनं उचलून जमिनीवरती ठेवली, त्याला आपण वर्क केलेलं असं म्हणतो. आपण काम केलंय असं म्हणतो. ओके. कारण की त्याच्यामध्ये तुमची फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज इन्व्हॉल्ड असतात. त्याच्यानंतर काही कामं तुम्ही न शिफ्टिंग करता किंवा न सरकता करतात. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही रीड करतात. ओके. तुम्ही रीड करताना किंवा गाणी ऐकताना हे मेंटल वर्क असतं. तर तुम्ही गाणी ऐकता तेव्हा सुद्धा तुमचं मेंटल वर्क होतं. रीड करताना सुद्धा तुमचं मेंटल वर्क होतं. ओके. आणि काही विचार करताना सुद्धा तुमचे मेंटल वर्क होतात. तर ही एनर्जी जी असते ज्याच्यामध्ये फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज इन्व्हॉल्ड नसतात त्याला आपण मेंटल वर्क म्हणतो. ओके. तर ह्या दोन काम करण्याकरता आपल्याला एनर्जीची गरज लागते. कुठलीही एनर्जी असू द्या आपल्याला त्या एनर्जीची गरज लागते. जी एनर्जी आपण यूज करतो ती आपल्याला कुठून मिळते? हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्या हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है एनर्जी? हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? यस स्टूडेंट्स? यस आई विल ज़ूम इट. तो हमको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? किसी को नहीं पता हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? वेरी सिंपल इट इज. अगर आपने कभी फास्टिंग किया, यस वेरी गुड, फ्रॉम फूड. ओके. अगर आप कभी फास्टिंग करते हो, ओके, कधी तुम्ही उपवास केला तर तुम्हाला किती ड्रेन्ड असं फील होतं, असं लेझी सारखं फील होतं. कधी कधी तुमच्यात ताकद राहत नाही. बरोबर. तर ही ताकद का नाही राहत? कारण की तुमच्या बॉडीमध्ये फूड नाहीये आणि फूड नसल्यामुळे तुमची बॉडी एनर्जी बनवू नाही, एनर्जी कन्वर्ट नाही करू शकत. ओके. किंवा एनर्जीला एक बूस्ट नाही देऊ शकत. तर तुमची बॉडी निल असते तेव्हा, रिकामी असते. त्यामुळे तुम्हाला एक्झॉस्टेड फील होतं. तर कुठलाही काम करायला आपल्याला एनर्जीची गरज लागते. कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है या जरूरत होती है. और कोई भी काम करते वक्त हम उसे काम कब बोलेंगे? जब वो काम फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे सरका हो या ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह बदल दी हो फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो हम उसे बोलते हैं वर्क. ओके. हम उसे वर्क कभी बोलते हैं जब ने अपनी जगह को बदला हो. ओके. एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हुआ हो तो हम उसे बोलते हैं वर्क इज डन. ठीक है. तो वर्क का मतलब क्या है? फोर्स. जितना फोर्स अप्लाई करोगे इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक जगह से अपनी दूसरी जगह को चेंज करना. ठीक है. इतना आपने ऑलरेडी देख लिया था लास्ट टाइम. ओके.
तो हमने ये वाला पार्ट ऑलरेडी देख लिया था। अब इसके बाद आता है दूसरा पार्ट जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये लड़की यहाँ पे है, ये गर्ल ने ए पोजीशन से बी पोजीशन पे इस क्लॉथ को शिफ्ट किया है। ये गर्ल ने एक ट्रॉली को लेके जा रही है, ये जो कार है इसे टो कर रही है। तो इसका मतलब ये है, ये जो जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको पुल या पुश फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। ओके, यस। सो ये वाला जो काम पार्ट है ये आपने ऑलरेडी देख लिया था। तो इसका इक्वेशन यहाँ पे था, आपको ये इक्वेशन ध्यान रखना है, W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, या वी आर गोइंग टू पेज नंबर 20। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका जो वर्क जो डन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ऑलवेज। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क ये भी आपको ध्यान में रखना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क जो सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में रहेगा न्यूटन। ओके, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू मीटर, और सीजीएस सिस्टम में रहेगा अर्ग। ठीक है, इसमें हमने रिलेशनशिप भी देखा था लास्ट टाइम जूल और अर्ग के बीच में। ठीक है, अब आते हैं हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव और जीरो वर्क पे। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव और जीरो वर्क का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल जब भी हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तभी जो वर्क होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। ठीक है, जैसे हमने अगर यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया, ठीक है, इस बॉक्स को यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया और इसका डिस्प्लेसमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह पे इस डायरेक्शन में हुआ, सेम डायरेक्शन, तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है इसके लिए, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। इसका मतलब है अगर आपका वर्क, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नेगेटिव या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि इट्स अ नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस बॉक्स को यहाँ से पुश किया, ठीक है, आपने यहाँ से पुश करने के बाद यहाँ पे ये डिस्प्लेस नहीं हुआ है, इनफैक्ट आपने यहाँ से पुल किया बॉक्स को, आपने यहाँ से पुल का फोर्स दिया और ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जहां से आपने उसको पुल का फोर्स दिया वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। इसके बाद थर्ड फैक्टर में क्या होता है, व्हेन द अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपनी जगह चेंज करता नहीं है। कितना भी आप इसको फोर्स अप्लाई करो एक्सटर्नली, ठीक है, ऊपर करो, नीचे करो, आजू बाजू में करो, तो अगर वो अपनी फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई भी डिस्प्लेसमेंट, ओके, डज नॉट कॉट एनी डिस्प्लेसमेंट, या दूसरे केस में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो परपेंडिकुलर होगा फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, जैसे कि आपने ऊपर से फोर्स अप्लाई किया और ये बॉक्स एग्जैक्टली यहां से नीचे गया, ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो। ये तीन चीजें आप सभी को समझ में आ गई, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? ठीक है, ओके, चलेगा। आई होप मैंने जैसे लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था अभी भी आपको समझ में आ रहा है, राइट? आई एम नॉट गोइंग फास्ट, नो? आर यू ऑल एंजॉइंग? ओके, ठीक है, चलो। सो ये तीनों फैक्टर्स के साथ हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देख देते हैं। डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी ये 5 केस दी है, तो इसमें हमें डिस्कस करना है कि क्या है ये। पहला, पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हीकल। ओके, एक व्हीकल है अपनी जगह पे, इस व्हीकल को हम पुश कर रहे हैं। कैचिंग द बॉल विथ योर फ्रेंड एज थ्रोन टूवर्ड्स यू, जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको बॉल थ्रो किया,
और आपने इस बॉल को पकड़ लिया, ओके। उसके बाद tying a stone at one end of the string and swinging it round and round by the other end of the string, ठीक है। तो आप एक स्टोन को घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, वो वाला। वॉकिंग अप डाउन एज स्टेयरकेस, क्लाइंबिंग अ ट्री, स्टॉपिंग अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। सो ये पांचों भी एग्जाम्पल है। इसमें आप देखोगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है। इन सम अदर केसेस दीज डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। कोई कोई केसेस में डायरेक्शन ऑपोजिट है, जैसे कि ये बॉल थ्रो किया और इसके फ्रेंड ने बॉल को कैच किया। बॉल थ्रो किया, इसका डायरेक्शन ये था, और फ्रेंड ने बॉल कैच किया, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट था, ठीक है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन दीज केसेस द वर्क डन बाय फोर्स इज एज फॉलोज। तो ये जो परपेंडिकुलर, नेगेटिव या ऑपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन वाले जो एग्जाम्पल्स है, इसी के बेस पे हमने ये 3 फैक्टर्स फॉर्मूला देखा था, ओके। तो ये आपका होमवर्क है 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपको डिटेक्ट करना है और अगले क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो वर्क क्यों लिखा है। ये आपका होमवर्क है। वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास, ओके फाइन। तो इसके बाद आप ये एक्टिविटीज घर पे करके भी देख सकते हैं, आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पे, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में क्या किया है कि प्लास्टिक का जो कप है उसको टेबल पे प्लेस किया है, सेंटर में एक होल बनाया है, एकदम बॉटम पे एक लंबा सा थ्रेड लिया है, ओके, मोठा धागा घेतला आहे। त्याला काय केलंय, डबल इट अँड पास इट थ्रू द होल। त्या धाग्याला डबल करून एका होल मधून पास केलेलं आहे। त्याच्यानंतर एक इथे गाठ बांधलेली आहे, ओके, आणि त्याच्यानंतर जे लूज एंड आहे, ओके, जे 2 धागे म्हणजे आपण दोन्ही धाग्यांना असं फोल्ड केलेलं ना, असं करून फोल्ड केलेलं, तर या बाजूला आपण गाठ बांधलेली आणि त्याला ग्लासमध्ये सोडलेलं आहे, आणि हे दोन लूज एंड्स आहेत, ओके। द 2 लूज एंड्स आर बिलो द बॉटम ऑफ द कप। तो कप के नीचे ये 2 लूज एंड लटक रहे हैं। टाई अ नट ईच ऑन द 2 एंड्स एज शोन इन द फिगर। तर प्रत्येक ह्याला आपण नट बांधणार आहोत, ओके। इकडे एक नट आणि इकडे एक नट। नट इज नथिंग बट खिळा बोलू शकतो आपण। त्याच्यानंतर एज शोन इन द फिगर ए पुट द कप ऑन द टेबल, ओके। तो अभी हमने क्या किया, फिगर ए पे रिफर करते हैं, हमने कप को टेबल पे रख दिया, ठीक है। अब एक नट को हमने, ओके, keep one of the nuts in the cup and let the thread carrying other nut hang down along the side of the table. What will happen? तो एक नट हमने कप के अंदर डाला और दूसरा नट जो है हमने नीचे छोड़ दिया, ठीक है। ये तो था फिगर ए का हिस्ट्री। अब आते हैं फिगर बी पे। फिगर बी पे क्या किया, when cup is sliding along the table, stop it by putting a ruler in the path। तो इसका मतलब है इधर यहाँ पे नट है, नीचे भी नट है, लेकिन जब ये स्लाइड हो रहा है कप, तो हमने क्या किया, स्केल को रख दिया, रूलर को रख दिया पाथ में, ठीक है। ये तो था केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 में क्या बताया है, यहाँ पे केस नंबर 3 बता रही है कि हमारा जो फिगर सी है, ओके, कीप द कप एट द सेंटर ऑफ द टेबल, बिल्कुल उसको सेंटर में रखिए, एंड लीव 2 नट्स हैंगिंग ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टेबल, ओके। हमको ये पता है दोनों नट की साइज और मास दोनों भी सेम है, तो हमने क्या किया, टेबल के दोनों एंड पे छोड़ दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम फिगर ए को देखेंगे तो जो कप है वो खींचा क्यों जा रहा था, कौन बता सकता है। फिगर ए में ये जो कप है यहां से यहाँ पे खींचा क्यों जा रहा था, हमको उसको रूलर रखनी क्यों पड़ी, कौन बता सकता है वो खींचा क्यों जा रहा था। Yes students, yes because of nuts, लेकिन नट अंदर भी तो है ना, एक नट अंदर है एक बाहर है। Yes, because the mass on the right side was higher or was heavier, okay। Figure in B, what is the relation between displacement of the cup and force applied through the ruler। तो यहाँ पे क्या पूछा है इस फिगर बी में
ये जो कब डिस्प्लेस हो रहा था और ये हमने जो रूलर को बीच में रखा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? कौन बता सकता है? कौन बता सकता है दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ओके, देर इज नेगेटिव रिएक्शन. हाउ कैन यू से देर इज नेगेटिव रिएक्शन? कैसे आप बता सकते हो क्यों नेगेटिव है? यस, कैसे बता सकते हो नेगेटिव है और क्यों नेगेटिव है? Yes, ruler was heavy. Okay. So कादम्बरी वेदांत विशाल, कादम्बरी विशाल करेक्ट. जब भी हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया था, सबसे फर्स्ट केस में क्या हुआ था? ओके, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ था. ओके, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क. अब यहाँ पे क्या हुआ? सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है, पर यहाँ पे आ गई रूलर बीच में, तो रूलर ने इस डायरेक्शन को कट कर दिया. और कट करने के बाद बिकॉज देयर इज ऑपोजिट वर्क, यस वेरी गुड, द रूलर एक्टेड एज अ ऑपोजिट डायरेक्शनल वर्क या ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, तो रूलर ने स्लाइडिंग वाले पार्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया और रूलर ने नेगेटिव इमेज बना ली, तो इसे हमने बोल दिया नेगेटिव वर्क है ये. ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे. इन फिगर सी व्हाई डजंट द कप गेट डिस्प्लेस्ड? क्योंकि व्हाई? क्योंकि दोनों साइड में इक्वल मास है, जितना खींचाव यहाँ से है उतना ही खींचाव यहाँ से है. ओके, ना ये राइट में मूव हो रहा है ना लेफ्ट में मूव हो रहा है. ओके, दोनों भी मूवमेंट इसकी इक्वलाइज हो गई है बिकॉज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मासेस अटैच्ड. सो इन दिस केस क्या हुआ है? यहाँ पे जीरो वर्क डन है. ओके, जीरो वर्क डन है, मतलब ना इधर खींचा गया ना उधर खींचा गया, ये न्यूट्रल है. ठीक है, सो व्हाट इज द टाइप ऑफ वर्क डन इन फिगर्स ए बी एंड सी? तो हमने देखा ए का वर्क है वो पॉजिटिव है क्योंकि ये उसके डायरेक्शन में जा रहा है. बी का वर्क डन इज नेगेटिव क्योंकि ये डायरेक्शन को अपोज कर रही है रूलर. और सी का वर्क डन इज जीरो वर्क डन. सो इन थ्री एक्शंस अबाउ व्हाट इज रिलेशनशिप अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया. ओके, सो आई होप दिस एक्टिविटी इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. कोई दिक्कत है यहाँ पे? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, ओके ग्रेट. ठीक है. सो सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन सर्क्यूलर ऑर्बिट. ठीक है, हमारे पास एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. ओके, इमेजिन कर लो कि वो अपनी अर्थ के अराउंड सर्क्यूलर ऑर्बिट में घूमे जा रही है, घूमे जा रही है. ठीक है, as the gravitational force acting on the satellite along the radius of the circle and its displacement along the tangent of the circle are perpendicular to each other, the work done by gravitational force is zero. किसी को इसका मतलब समझ में आया? किसी को कुछ समझा इधर क्या बोला गया है? Tangent means I'll tell you what is tangent. Okay, so for that purpose, well, let us go to our meeting and I will open our whiteboard. ठीक है, यस. सो हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे स्क्रिबलिंग कर लेते हैं आज. तो आते हैं हमारे, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रही है. इसका मतलब सपोज ये हमारी अर्थ है. ठीक है, ये हमारी अर्थ है अच्छी खासी, ऐसी कुछ है. अभी यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं. ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो हमारे अर्थ के आजू बाजू में घूम रही है लाइक दिस. ओके, कहाँ गया सर्कल? ये तो चला गया. ओके, ठीक है, तो ये अर्थ के आजू बाजू में आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो मूव हो रही है. अब ये अर्थ है, यहाँ पे हमारी सैटेलाइट गोल 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 उसके ऑर्बिट में ही मूव हो रही है. अब आते हैं हमारे सेंटेंस पे. एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब आप सभी को पता है कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो सेंटर ऑफ द अर्थ से एक्ट करेगा. यस और नो? जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो अर्थ के सेंटर से आएगा
और सेंटर से एक्ट करेगा रेडियस पे। ओके, इसका मतलब ये है कि हर जगह पे सर्कल में बहुत सारे रेडियस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस मिलेंगे आपको। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसके ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो अर्थ के सेंटर से आके उस पे एक्ट कर रहा है, मतलब ये पूरा एक्सटेंड होके आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले सेंटेंस पे, as its displacement along the tangent to the circle are perpendicular to each other, the work done by gravitational force is zero। इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अपने इस मूव कर रही है पूरे के पूरे इस ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट आप सभी को पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? यस, मीन्स इक्वल। सो लेट मी कम टू दैट, इक्वल कैसे आ गया? डिस्प्लेसमेंट मतलब ये सैटेलाइट अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह बदल रही है, फिर इधर से यहाँ पे बदल रही है, यहाँ से यहाँ, ऐसे करते करते वापस अपनी जगह पे आ रही है। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है और इसका रिलेशन है ग्रेविटी के साथ, ठीक है, ये जीरो है। ये जीरो क्यों है? क्योंकि जब ये टेंजेंट जब ये आपकी सैटेलाइट यहाँ पे दिया है एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। अगर आप देखोगे ये रेडियस के साथ इस सैटेलाइट का मूवमेंट इस तरह से जाता है। ओके, सो आई विल जस्ट इरेज एवरीथिंग, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि हमारी जो सैटेलाइट है यहाँ पे जो एक जगह पे खड़ी है, अगर आप सैटेलाइट का डायरेक्शन या आप सैटेलाइट का मूवमेंट कंपेयर करोगे, ठीक है, तो हम सैटेलाइट का मूवमेंट कंपेयर करते हुए हम देख रहे हैं ये वाली बात कि आपकी जो सैटेलाइट है ये ऐसे रेडियस तो हो गया पर ये मूवमेंट ऐसे बता रही है। जब मूवमेंट ऐसे बता रही है मतलब रेडियस से 90 डिग्री का मूवमेंट बता रही है। ओके, इसका मतलब ये टेंजेंट हो गया सर्कल को, करेक्ट, यानी कि आपके अर्थ के रेडियस को ये टेंजेंट हो गया, मतलब ये ऑर्बिट को ये टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब है जो सर्कल को छू के निकलता है सरकमफेरेंस पे, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। ओके, यस, नो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक जगह से लेके अपनी दूसरी जगह चेंज करना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाना, इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जगह चेंज करना, उसे साइंटिफिक टर्म में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे अर्थ की रेडियस इस सैटेलाइट को कंट्रोल कर रही है, जहां जहां पे भी ये जाएगी, अगर यहाँ पे आ गई तो यहाँ से भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगी, अगर ये सैटेलाइट यहाँ पे भी आ गई यहाँ पे भी टेंजेंट बनाएगी, तो हर एक सर्कमफेरेंस पे टेंजेंट बनाएंगी, जितने रेडियस उतने टेंजेंट। ओके, इसका मतलब ये होता है जब ये रेडियस टेंजेंट बनाता है और ये टेंजेंट अगर 90 डिग्री रेडियस को होता है तो इसका मतलब ये है ग्रेविटी विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब ये पुल फोर्स और ये पुश फोर्स, यहां से ये खिंचाव दे रहा है सैटेलाइट पे, सैटेलाइट को अपनी ओर खींच रहा है, पर ये सैटेलाइट जो है ये ऑर्बिट में मूव हो रही है। ओके, तो ये खिंचाव को कट करके अपनी डायरेक्शन चेंज करे, इसलिए आपकी ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो। ये टर्म समझ में आ गया? ओके, टेंजेंट मैंने अभी बताया, टेंजेंट मतलब कोई भी सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, अगर इस सर्कल पे आप, एक सेकेंड, आप अगर ये लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, सपोज आप ये इसको लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे लाइन का ऑप्शन कहाँ है? वेट अ मिनट, एनीवेज मैं इसको लाइन बनाती हूँ, ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने यहाँ पे सर्कल को टच करके लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी है सर्कल को तो यहाँ पे ये टच हो रही है, ठीक है, ये जो टच होके निकलती है सर्कल के सर्कमफेरेंस को इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। और जो लाइन आपके सर्कल के सेंटर से लेके यहाँ पे अटैच होती है सर्कमफेरेंस पे उसे हम बोलते हैं रेडियस। ओके, अगर रेडियस को एक्सटेंड किया जाए तो हम बोलते हैं इसको डायमीटर। ओके, और ये भी बोला जाता है डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड या लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड मतलब कोई भी एक हिस्सा सर्कल के अंदर आप बना लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सर्कमफेरेंस पे टच कर लो, ये कॉर्ड हो जाता है।
ओके अभी समझा टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का मतलब है आपके सर्कल को जस्ट छू के निकलने वाला सर्कमफेरेंस पे लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन। और आपकी जो टेंजेंट होती है हमेशा आपके रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगी। ओके आपके कोई ना कोई रेडियस के साथ ये 90 डिग्री बनाती है। क्लियर? एनी डिफिकल्टी? ओके तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे जीरो बनेगा? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके कैन वी गो अहेड, आगे बढ़े? ठीक है। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, अभी द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली वाज conceptualized in 1943. It functions under the Council of Scientific and Industrial Research. It conducts basic research in various branches of physics and helps various industries and institutes engaged in developmental work. Its main objective is to establish national standards of various physical quantities. मतलब जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है वो एक अलग अलग कॉन्सेप्चुअलाइज चीज़ों पे वर्क करते हैं सिंस 1943। और उनका फंक्शन क्या है? अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इट कंडक्ट्स बेसिक रिसर्च इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ओके यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च एक्टिविटीज होती है जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके और इनका मेन एम क्या है कि इस्टेब्लिश नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सारे इन सारे इंस्टीट्यूट्स ने बनाए हुए हैं स्टैंडर्ड, सबको मेजरमेंट देते हैं ताकि हम मेजर करें या कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, हम इस सॉल्व्ड एग्जाम्पल पे बाद में आएंगे। ओके आज नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल करेंगे। इज इट ओके विद एवरीवन? क्योंकि मुझे इसके लिए फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे आपके साथ, फिर आते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल पे। ठीक है तो फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, वर्क से हम आगे बढ़ने वाले हैं एनर्जी पे। अब एनर्जी क्या होती है? व्हाट डज इट हैपन, व्हाई डज इट हैपन, क्यों होता है एनर्जी का? सो हमारे पास ये जो एनर्जी है, if pot is having a plant kept in dark the plant languishes। आपने ये पॉट और प्लांट का एक्सपेरिमेंट काफी पहले किया भी है, 7th या 8th स्टैंडर्ड में। अगर आप पॉट को सनलाइट में रख दो तो प्लांट बढ़ेगा, अगर आप पॉट को निकाल के डार्कनेस में रख दो तो प्लांट मुरझा जाएगा। ओके इट लैंग्विशेस ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक सिस्टम और टीवी। ठीक है बियॉन्ड द लिमिट द वेसल्स इन द हाउस स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ओके अगर आप बियॉन्ड द लिमिट ये सुनते भी हो तो वेसल्स छोड़ो, आपके कान खुद बजने लगते हैं, कभी कभी कान ही वाइब्रेट होने लगते हैं। और कभी कभी वो इम्प्रेशन इतना रहता है कि रात को आपको नींद में भी कान में सुनाई देता है। हाँ स्पेशली गरबा नाइट्स पे डांडिया खेलते वक्त इतना सारा वाइब्रेट होता है कान कि आपको पता ही नहीं चलता है, राइट? Yes. So on increasing the volume of music system or TV beyond a limit, the vessel in the house will start vibrating. Collecting sunlight on the paper with the help of convex lens burns the paper. तो एक पेपर आपने सभी को पता है, ये बड़ी कॉमन सी एक्सपेरिमेंट आहे. ओके लहानपणी आपण सगळ्यांनी ते पेपर घेतलेला, मॅग्निफाइंग ग्लास घेऊन त्याला ऍडजस्ट करून फोकल पॉइंट वरती आपल्याला माहितीये पेपर वरती आग लागलेली. येस तर the capacity of body to perform work is called as its energy. So जेवढी आप तुमच्या बॉडीची कॅपॅसिटी आहे, जे काम करू शकते, जी कॅपॅसिटी तुमच्या बॉडीची झेपू शकते कामाला, त्याला आपण बोलतो एनर्जी. जेव्हा तुमची एनर्जी संपते तेव्हा तुम्ही पूर्ण डल होतात किंवा तुम्ही एकदम गळून जातात. ओके जोपर्यंत तुमच्या बॉडीमध्ये काम करण्याची क्षमता आहे त्याला आपण बोलतो एनर्जी. द युनिट्स ऑफ द वर्क अँड एनर्जी आर सेम. वर्क आणि एनर्जीचे दोघांची युनिट सेम आहेत. द एसआय सिस्टम इज जूल वाइल दॅट ऑफ सीजीएस सिस्टम इज अर्क. जसं वर्कमध्ये पण होतं एसआय सिस्टम जूल होती आणि सीजीएस सिस्टम अर्ग होती, तसंच आपल्याला एनर्जीमध्ये सुद्धा आहे. त्याच्यानंतर वी हॅव लर्न्ड दॅट एनर्जी एक्झिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स लाईक मेकॅनिकल, हीट, लाईट, साऊंड, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लिअर अँड सोलार. तर एनर्जी फक्त एका फॉर्ममध्ये नसते, वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये असते. लाईट म्हणा, हीट म्हणा, साऊंड म्हणा, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक म्हणा, केमिकल, न्यूक्लिअर, सोलार, ओके हे वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये असते.
In this chapter we are going to study two forms of mechanical energy. Mechanical energy ज्याच्यामध्ये तुमच्या बॉडी किंवा डायरेक्ट वर्कची गरज पडते. ओके, आपण याच्यामध्ये दोन मेकॅनिकल एनर्जी स्टडी करणार आहोत. मेकॅनिकल एनर्जीचे दोन टाइप्स आहेत, पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी. ओके, याच्याबद्दल आपण ऑलरेडी 8th स्टँडर्ड मध्ये पाहिलेलं पोटेन्शियल एनर्जीचा अर्थ काय आणि कायनेटिक एनर्जीचा अर्थ काय. ओके, तर आपण ह्याला आपण डिटेलमध्ये आता शिकणार आहोत. हे पोटेन्शियल एनर्जी काय असते आणि कायनेटिक एनर्जी काय असते. त्यासाठी आपण आता खाली येऊया. कायनेटिक एनर्जी. व्हॉट विल हॅपन इफ द फॉलोइंग केसेस. आता काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत. जर आपण हे एक्झाम्पल पाहू तर काय होऊ शकतं त्याचा आपण अंदाजा लावू शकतो. अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टंप. काय होणार जर का फास्ट क्रिकेट बॉलने स्टंपला स्ट्राइक केल्यावरती काय रिॲक्शन असेल. व्हॉट डू यू थिंक. मध्ये बॅट वगैरे काही नाहीये, डायरेक्ट जाऊन स्टंपला स्ट्राइक केलं. येस स्टुडंट्स, काय होणार आहे. बॉल उडेल, स्टंप उडेल की माणूस उडेल. येस, स्टंप विल ब्रेक, स्टंप विल डिस्प्लेस, स्टंप विल ब्रेक. म्हणजे स्टंप सेपरेट तरी होतील ना, त्या तुटतील तरी. येस, इट विल बम्प, इट विल. येस, व्हेरी गुड. तर ते स्टंप ब्रेक होतील. सेकंड इज द स्ट्रायकर हिट्स अ कॉइन ऑन द कॅरम बोर्ड. आता कॅरम बोर्ड खेळताना तुम्ही स्ट्रायकरने कॉइनला हिट केल्यावरती काय होतं. येस, स्ट्राइकर उड़तो, कैरम बोर्ड उड़तो का मानुस उड़तो. कौन उड़ेगा इनमें से. yes, coin will go ahead, all coin will be okay, displacement of coin will take place. very good, very good. तो स्ट्राइकर जब वहां से स्ट्राइक करेगा तो कॉइन उड़ेगा, स्ट्राइकर मूव होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. और एक बार ट्राई करते हैं. वन मार्बल स्ट्राइक्स अनदर इन अ गेम ऑफ मार्बल्स. ओके, गोट्या खेळताना जेव्हा तुम्ही एका गोटीने किंवा एका ढपने दुसऱ्या गोटीला मारतात तेव्हा काय होतं. गोट्या उडतात का माणूस उडतो. ओके, ऑब्वियसली मार्बल्स मूव्ह होतील. करेक्ट, मार्बल्स आपली पोझिशन चेंज करतील, सेम वस्तू होते. फ्रॉम द अबव एक्झाम्पल वी अंडरस्टँड दॅट. येस, मार्बल्स. वी अंडरस्टँड दॅट when a moving object strikes a stationary object, the stationary object will also move. या एक्झाम्पल मध्ये कॉमन वस्तू काय होती. जो फास्ट क्रिकेट बॉल होता तो मुव्हिंग होता, स्ट्रायकर होता तो मुव्हिंग होता, त्याच्यानंतर हा मार्बल होता तो मुव्हिंग होता, जो मार्बल स्ट्राइक करणारा होता. आणि स्टंप स्टेशनरी होते. कॅरम बोर्ड वरती जो कॉइन होता तो स्टेशनरी होता. आणि त्याच्यानंतर जो मार्बल गेम्स मध्ये बाकीचे जे मार्बल होते ते सगळे स्टेशनरी होते. कोणी सांगू शकता स्टेशनरीचा अर्थ काय. येस, मार्बल वॉज डिस्प्लेस्ड. पण स्टेशनरीचा अर्थ काय, एकाच जागेवरती स्थिर. ओके, तर आपण हे पाहिलं जेव्हा आपण एका जागेवरती स्थिर वस्तूला एक्सटर्नल फोर्स देतो तेव्हा ती वस्तू सुद्धा मूव्हमेंट दाखवते. क्लिअर एव्हरीवन. ज्या वस्तूला आपण मूव्हमेंट देतो, येस, नॉट इन मूव्हमेंट वाल्या वस्तूला जेव्हा आपण मूव्हमेंट देतो किंवा त्याला आपण फोर्स देतो तेव्हा जी स्टिल वस्तू असते किंवा स्टेशनरी वस्तू असते ती सुद्धा मूव्ह होते. From the above example, we understand that when a moving object strikes a stationary object, the stationary object will move. Thus, the moving object has some energy. कारण का moving जी object असते त्याच्यामध्ये already energy असते. And part or all of which it shares with stationary object, thereby setting it in the motion. जो moving object असतो तो आपली एनर्जी स्टेशनरी ऑब्जेक्टला ट्रान्सफर करतो, म्हणून सगळ्या गोष्टी मूव्ह व्हायला सुरू होतात. जेव्हा ती एनर्जीवाली वस्तू कुठल्याही ऑब्जेक्टला टच होणार तर बाकीच्या वस्तूंना पण मूव्हमेंट, त्यांचे पण मूव्हमेंट होणार. ठीक आहे. द वर्क डन बाय द फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टन्स इज कायनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ओके, तर कायनेटिक एनर्जी आपण केव्हा म्हणतो. द एनर्जी which an object has because of its motion is called as kinetic energy. ओके, कुठल्याही ऑब्जेक्ट मध्ये जी एनर्जी स्टोर्ड असेल, ओके, आणि तो ऑब्जेक्ट मुव्हिंग असेल तर त्याच्यामध्ये जी एनर्जी स्टोर्ड असते त्याला आपण बोलतो कायनेटिक एनर्जी.
जी पण एनर्जी कुठल्याही ऑब्जेक्टमध्ये आहे बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, त्याच्या मुवमेंटमुळे, त्याला आपण बोलतो कायनेटिक एनर्जी. हे डेफिनेशन आहे कायनेटिक एनर्जीचं, ॲज इट इज लिहायचं आहे तुम्हाला एक्झाममध्ये, ह्याच्यामध्ये डिफरन्स नकोय. त्याचा अर्थ काय आहे? द वर्क डन बाय द फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टन्स इन कायनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ह्याचा अर्थ हे आहे, जे हे काम करण्याकरता ह्याला एनर्जी जी लागलेली आहे, ठीक आहे, ती एनर्जी कशी लागलेली आहे? एका जागेपासून दुसऱ्या जागेवरती गेली आणि त्याने स्टेशनरी ऑब्जेक्टला पास केली. ह्याची एनर्जी स्टेशनरी ऑब्जेक्टला पास केली आणि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो होता त्याने पण कायनेटिक एनर्जीला गेन केलं. ओके, कारण की आपण आता स्टडी काय केलंय, जे मुवमेंट वाली एनर्जी आहे त्याला आपण कायनेटिक एनर्जी असं म्हणतो. ओके, तर जी मुवमेंट वाली एनर्जी स्टेशनरी ऑब्जेक्टला जाऊन टच करेल आणि ती पण मूव्ह व्हायला सुरू होईल, तेव्हा ती आपली कायनेटिक एनर्जी त्याला पास केलेली असेल. तर ह्याचा फॉर्म्युला काय आहे कायनेटिक एनर्जीचा? इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. आणि ते आपण कसं लिहितो? कायनेटिक एनर्जी इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. स्मॉल एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट अँड एफ स्टँड्स फॉर फोर्स. ओके, म्हणजे कायनेटिक एनर्जीचा अर्थ आहे जेवढा फोर्स अप्लाय करणार आणि जेवढी जागा बदलणार ती आपली टोटल कायनेटिक एनर्जी असणार. एव्हरीवन फॉलोड दिस? कोणाला काही शंका आहे इथपर्यंत? ओके ओके स्टुडंट्स, कॅन वी स्टॉप हिअर? बिकॉज माय आय एम नॉट फिलिंग वेल. आज इथेच थांबूया, आपण नेक्स्ट टाइम 1 hour घेऊया. ओके, लेट अस स्टॉप हिअर. नेक्स्ट टाइम वी विल टेक 1 hour. आज 40 minutes करूया. ओके, या. काही शंका आहे का इकडे? एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट टाइम आपण हा एक्सप्रेशन करणार आहोत कायनेटिक एनर्जीचा, एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपण पोटेन्शियल एनर्जी बघू आणि मग नंतर दोन्ही एनर्जीजना कम्पेअर करू, टोटल एनर्जी. ओके, इट विल बी व्हेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, सो डोंट वरी. ओके, सो वी शॅल स्टॉप ओव्हर हिअर फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम आपण भेटू तर आपण याला कम्प्लीट करू. ओके, बाय स्टुडंट्स, बाय एव्हरीवन.